गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही पास हैं। ग्राम सेवक का एग्ज़ाम जो है अभी फ़िलहाल कुछ ही समय बाद होने वाला है। तो ग्राम सेवक के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आज मैं करवाने वाला हूँ। जो बच्चा यहाँ पर करवाए गए क्वेश्चंस को ध्यान से देखता है, लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिए। लास्ट तक आपको जो वीडियो में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे उनमें से कम 2 क्वेश्चन जो एग्जाम है उसमें अवश्य आएंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ग्राम सेवक ही क्यों, आने वाले आपके जो पटवारी के एग्जाम हैं उनमें भी अन्य कई एग्जाम्स के दौरान ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम भारत की जो स्थिति है उसका वर्णन करेंगे। भारत की स्थिति कैसी है, भारत के आसपास कौन से देश हैं, दक्षिण में कौन सा सागर है, पश्चिम में क्या है, पूर्व में क्या है, तो सारी बातों के ऊपर आज हम दृष्टि डालते हैं। आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि भारत के जो आकार है, आपको सभी को एक भारत का आकार कैसा है। भारत एक प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, भारत को प्रायद्वीपीय भारत। तो सबसे पहले जो प्रायद्वीपीय शब्द है, जो प्रायद्वीपीय शब्द है इसको देखते हैं क्या होता है कि प्रायद्वीपीय। देखिए, जो ऐसा भूखंड जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो, जैसे भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर लगता है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर लगता है। भारत के पश्चिम में अरब सागर और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, तो भारत का दक्षिणी भाग जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, इसलिए भारत का जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय, भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। अब यहाँ पर आपने एक वर्ड सुना, खाड़ी। अब इसको देख लेते हैं। जो खाड़ी शब्द होता है कि एक ऐसा जलीय क्षेत्र जो अपने 3 ओर से भूखंड से घिरा हुआ, उसको हम खाड़ी कहेंगे। तो खाड़ी देखिए, यहाँ पे भारत है, ऊपर बांग्लादेश है, इधर आपका छोटा सा लाओस कंबोडिया इधर साथ में लगते हुए देश हैं, इसके वियतनाम है। ठीक है, इस प्रकार से जावा सुमात्रा इन द्वीपों के रूप में देश है यहाँ इधर। तो इधर आपको एक खाड़ी रूप में खाड़ी आपका विशाल दरिया से दिखाई देती है, इसको खाड़ी बोलते हैं। तो ये थे भारत के साथ लगते जलीय क्षेत्र। तो इसके बाद इसके साथ साथ हम और क्वेश्चंस के ऊपर नजर डालते हैं। देखिए, ऊपर आपको ये 2 लाइनें दिखाई दे रही हैं, उत्तर से दक्षिण। ये जो लाइन है, तो भारत की जो चौड़ाई है, भारत की जो चौड़ाई है वो 3214 किलोमीटर है, और जो भारत की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर भारत की लंबाई। आपसे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। 2933 किलोमीटर लंबाई है भारत की। कहाँ से, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम कहें, उत्तर से दक्षिण भारत की जो चौड़ाई है वो 3214 किलोमीटर है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जो पॉइंट हैं, उत्तरी पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। आइए उनको भी देखते हैं।
तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट जो है वो है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल है सियाचिन ग्लेशियर के पास, सियाचिन में पड़ता है हमारा इंदिरा कोल। यहाँ पर जो हमारे देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। लास्ट में नीचे जाके दक्षिण में हमारा जो दक्षिणी भूमि है, भारत का दक्षिणी भूमि का अंतिम पॉइंट जो है भारत का वो है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन ये हमारा दक्षिणी पॉइंट है दक्षिणी भूमि का। और बिल्कुल नीचे अगर हम बात करें तो वो पॉइंट है आपका समुद्र में जो यहाँ पे द्वीप है, अंतिम पॉइंट भारत का अंतिम छोर वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट है हमारा अंतिम, जो कि सुनामी जब आई थी तो सुनामी के समय ये इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया था। इसके बाद हमारा पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले हम पश्चिमी पॉइंट को देखते हैं जो कि आपका कच्छ का जो रन है उसमें पड़ता है, कच्छ के रन में, उसका नाम है सरक्रिक। यहाँ पर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, उसका नाम है किबिथु। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु जो मैंने बात की, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है सरक्रिक। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक है, पूर्वी बिंदु किबिथु है, उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो भारत का इंदिरा कोल, और भारत का भारतीय भूमि का दक्षिणी बिंदु वो हमारा है केप कोमोरिन। और सबसे अंतिम बिंदु जो भारत का वो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है बिल्कुल। देखिए अब भारत के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, साथ साथ कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो भारत के पॉइंट के साथ साथ ही आप लोग याद कर सकते हैं। भारत का जो भारतीय भूमि है उसका बिंदु जो है क्या है, अक्षांश क्या है, भारत का अक्षांशीय मान, भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांशीय मान कितना है 8 डिग्री 4। तो भारत का जो अक्षांशीय मान ये लिखा हुआ है तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ रहेगा। और भारत का सबसे उत्तरी जो कि जम्मू कश्मीर में पॉइंट अक्षांशीय मान है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। और पश्चिमी और एक साथ में एक और पॉइंट रहेगा भारत का ही दक्षिणी, जो अंतिम जो दक्षिणी छोर है जहाँ आपको इंदिरा पॉइंट की बात की गई वो है आपका, पूछा जाता है भी 6 डिग्री 4-5 मिनट नॉर्थ। ये भारत का जो सबसे, अब भाई पूछ सकते हैं कि भारत का सबसे नजदीकी पॉइंट जो कि भूमध्य रेखा के पास सबसे नजदीकी पॉइंट कौन सा है, ठीक है, कौन सी अक्षांशीय मान है भारत का, तो वो है आपका 6 डिग्री 4-5 मिनट नॉर्थ रहेगा। अब भारत का सब पूर्वी और पश्चिमी जो देशांतरीय मान है वो देखते हैं। तो भारत का देशांतरीय मान, सबसे पूर्वी देशांतरीय मान क्या है, अरुणाचल प्रदेश में देशांतरीय मान कितना है, किबिथु, यहाँ पे आपका जो देशांतरीय मान है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट कहेंगे इसको। और भारत का सबसे पूर्वी तो हो गया हमारा, भारत का पूर्वी यानी कि गुजरात में यहाँ पर तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट रहेगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब आप सोच सकते हैं कि मैंने यहाँ पर भी ईस्ट बोला, गुजरात में भी, और मैंने यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी इसको ईस्ट कहा, और यहाँ पर भी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, वहाँ पे मैंने आपको 97 डिग्री और 25 मिनट उसको ईस्ट कहा। ऐसा देखिए ग्रीनविच जो रेखा है, ग्रीनविच, ये ग्रीनविच रेखा ये देशांतरीय मानक रेखा है। इस देशांतरीय मानक रेखा जिसे 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, प्रधान मध्याह्न जो रेखा है, इसके पूर्व में जितने भी देश होंगे
पूर्व में जितनी भी रेखाएं बांटा गया है उसको हम ईस्ट में काउंट करेंगे, पूर्व वाले को ईस्ट में, और इससे सारे जितने पश्चिम में होंगे उनको हम वेस्ट में काउंट करेंगे। इधर आपने सोचा होगा कि यहाँ पे नॉर्थ बोला गया, ऊपर भी नॉर्थ कहा गया है, तो उसी प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है, देखो ये पृथ्वी है, इसके नीचे इसके बीचों बीच मानक रेखा खींची गई है जिसको 0 डिग्री भू मध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहा गया है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। इसके उत्तर में जितने भी स्थान होंगे उन्हें नॉर्थ एन से काउंट किया जाएगा। नॉर्थ में होंगे सारे, अर्थात उत्तरी गोलार्ध, वे उत्तरी गोलार्ध में। जो दक्षिण में होंगे उन्हें एस से काउंट करेंगे, जितने भी इसके दक्षिण 0 डिग्री के दक्षिण होंगे तो उन्हें साउथ या दक्षिणी गोलार्ध, वो सारे दक्षिणी गोलार्ध है। हमने अभी बात की थी 0 डिग्री रेखा की, ये कौन सी रेखा है? भू मध्य रेखा। भूमध्य रेखा के साथ साथ 2 रेखाएं और हैं यहाँ पर में। एक तो रेखा ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इधर भी नीचे है 23.5 डिग्री साउथ। ये 2 रेखाएं हैं नॉर्थ में और साउथ में। ऊपर वाली रेखा को, जो 0 डिग्री रेखा के उत्तर में है, उसको बोलते हैं हम कर्क रेखा, और जो दक्षिण में है इसको बोलते हैं हम मकर रेखा। इसको कर्क रेखा बोलते हैं और नीचे वाली को मकर रेखा। देखिए भारत के जो बीचों बीच रेखा गुजरती है, मान लीजिए भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, ये देखिए ये रेखा कौन सी है? ये रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा, जो कर्क रेखा के नीचे वाला क्षेत्र जो है उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ये कौन सा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंध। और इस कर्क रेखा के ऊपर वाला जो क्षेत्र, भारत के जो क्षेत्र रह गया, भारत का बचा हुआ शेष भाग है, उसको बोलेंगे उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध को हम कोशन भी कह सकते हैं, कोशन कटिबंध भी इसको कहा जा सकता है। देखिए अभी यहाँ पे हम 3 रेखाओं के बारे में डिस्कस किया, तो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन, एक नंबर के और क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। जो हमारी भूमध्य रेखा है, मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है। तो यहाँ पे 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। देखो इन तिथियों का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। इन तिथियों का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। यहां से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। भाई जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, तो यहाँ पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, इक्विवेलेंट हो जाती है। दिन और रात की जो अवधि होती है बराबर होती है, और इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। विषुव, इस स्थिति को विषुव, इस स्थिति को हम विषुव कहते हैं, यानी कि जहां दिन और रात की अवधि समान हो। इस प्रकार का क्वेश्चन HSSC पूछ चुकी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन है जो SSC है, HSSC है, और बहुत सारे एग्जाम्स के दौरान इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको तो आपने अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है। देखिए एक तो यही हो गया इसकी डेफिनेशन से संबंधित, विषुव क्या होता है? जब दिन और रात की अवधि समान होती है उसको क्या कहेंगे? हम विषुव कहेंगे। कब होता है विषुव? तो डेट यहाँ पर मेंशन मैंने आपके सामने कर दी है
21 मार्च 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन जो होता है विषुव का दिन होता है, भूमध्य रेखा के दिन और रात की अवधि बराबर होती है। अब यहाँ से सूर्य, यहाँ पर सूर्य सीधा चमकता है इसमें, और 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तर की ओर जाना शुरू कर देता है, और जब सूर्य उत्तर की तरफ जाता है तो उसको उत्तरायण बोला जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको उत्तरायण बोला जाता है। और जब सूर्य की किरणें यहाँ कर्क रेखा के ऊपर चमकती हैं, कर्क रेखा के ऊपर चमकती हैं, तो 21 जून को, ठीक है, कर्क रेखा को 21 जून के ऊपर चमकती है, बड़ा दिन होता है। उसी प्रकार से फिर यह सूर्य यहां से नीचे की तरफ 23 सितंबर को पहुंच जाता है, और 23 सितंबर के बाद जब नीचे की तरफ चलना शुरू कर देता है तो इसको सूर्य को नीचे जाना दक्षिणायन बोला जाता है, दक्षिणायन, यानी कि सूर्य दक्षिण में चला गया है, ठीक है। तो 22 दिसंबर को यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं यहाँ पर, और इस प्रकार से यहाँ पर गर्मियां होती हैं भाई। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के ऊपर गर्मी पड़ती है, सर्वाधिक गर्मी पड़ती है वहां पर। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बड़ा दिन हो गया 22 दिसंबर को, क्वेश्चन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट ये बनता है कि किस महाद्वीप पर गर्मियों में क्रिसमस डे मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक महाद्वीप पड़ता है, छोटा सा महाद्वीप है, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो आपका है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहां पर गर्मियों में क्रिसमस डे मनाया जाता है, क्योंकि 22 दिसंबर में यहां गर्मियां होती हैं, और जो ये मकर रेखा है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है। कुछ पॉइंट्स किए, अभी हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और करते हैं कि भारत की सतलीय सीमा कितनी है। भाई विभिन्न देशों के साथ, यानी कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमने अपनी ये तलीय सीमा साझा कर रखी है, वो कितने किलोमीटर है लंबी है, तो वो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर लंबी भारत की स्थलीय रेखा है। भारत की 15,200 किलोमीटर लंबी स्थलीय रेखा है। और इसके बाद यहां से 2 क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। वे कौन से क्वेश्चन हैं? वे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो ये है कि भारत के साथ कई देश लगते हैं, जैसे कि अभी बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान, फिर यहाँ से चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है, इधर फिर आपका बांग्लादेश, ठीक है। ये हमारे कुछ जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, जिनके साथ हम अपनी सीमाएं साझा करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि 12,200 किलोमीटर लंबी हमारी जो स्थलीय सीमा वो लगती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस देश के साथ हमारी जो स्थलीय सीमा है वो सर्वाधिक लगती है। तो जो सबसे बड़ा जो देश है, देखो बड़ा देश तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे आसपास सबसे बड़ा जो देश तो चाइना है, तो लेकिन चाइना के साथ हमारी सर्वाधिक सीमा रेखा नहीं लगती। हमारी सर्वाधिक सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है। ध्यान रखना, चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, दिखते बड़े हैं, लेकिन उनकी जो स्थलीय सीमा वो भारत के साथ इतनी टच नहीं होती। सबसे ज्यादा सीमा रेखा टच होती है वो होती है बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा। दूसरा क्वेश्चन, सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो स्थलीय सीमा है अफगानिस्तान। जी, अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है, वो हमारे जम्मू कश्मीर में है। और जो स्थलीय सीमा जहां पर लगती है वो क्षेत्र अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पाक ऑक्युपाई कश्मीर कहते हैं, वो क्षेत्र है। तो इससे संबंधित एक कुछ क्वेश्चन और रहते हैं हमारे भारत की स्थिति से संबंधित। नीचे जो हमारी भारत की जो मुख्य तटीय भूमि है, मुख्य भूमि या तटीय भूमि लगती है, तो तटीय सीमा कितनी है? वो 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा है। यदि इसके साथ द्वीपों को भी ऐड कर लेते हैं, सभी द्वीपों की जो तटीय सीमा है और हमारे भारत की मुख्य तटीय सीमा है, अगर उसको भी ऐड कर लेते हैं तो वो बन जाती है आपकी 7500
16.6 किलोमीटर ये भारत की कुल तटीय सीमा रेखा है। तो इधर अब अगर हमने अभी कुछ खाड़ियों की खाड़ी की बात की थी भारत की, तो ये खाड़ी ये होगी हमारी बंगाल की खाड़ी, कुछ खाड़ियां और हैं। एक ही हमारी है खाड़ी की बात करें तो एक तो ये खाड़ी हमारी ये कौन सी है, कच्छ की खाड़ी, इसको क्या बोलते हैं हम, कच्छ की खाड़ी, ये हमारी कच्छ की खाड़ी है। अब ये नीचे देखते हैं ये हमारी कौन सी खाड़ी है, इसको बोलते हैं हम खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ये में आता है खंबात की खाड़ी। और नीचे ये हमारी है, इसको बोलते हैं हम, यहां पर है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और यहीं पर इसको ही बोलते हैं हम पाक जल डमरू, पाक जल डमरू, ये पाक जल डमरू है, यहां पर ही पाक जल डमरू। भारत और श्रीलंका के बीच में एक पतली सी पानी की संकरी पट्टी, उसे जल पाक जल डमरू बोलते हैं। तो ये पाक जल डमरू जिसका नाम लिया हमने, पाक जल डमरू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि पाक जल डमरू कहाँ है, भागते ही पाकिस्तान और भारत के बीच में जाएंगे, गलत होगा। मैप में कहाँ दर्शाना है, श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल डमरू। भाई यहाँ पे क्वेश्चन तो हो गया, आपको पता चल गया कि पाक जल डमरू का, ये जल डमरू क्या होता है, ये जल डमरू क्या है, जल डमरू नाम की चीज क्या है भाई, जब दो स्थलखंड पानी की एक संकरी पट्टी से जुड़े हुए हों, ठीक है, या कोई जल रेखा दो स्थलखंडों को अलग करती हो तो उसे हम जल डमरू बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जल डमरू है। और खाड़ी के साथ साथ हमें यहाँ पे एक लैगून झील भी दिखाई दे रही है, लैगून झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। कौन सी है ये, चिल्का, चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी चिल्का झील। भाई जो चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, ठीक है, खारे पानी की झील है। भाई ये लैगून झील किसे कहते हैं, इनको लैगून या कयाल, एक तो मैंने क्या बोला लैगून, या इनको कयाल, कयाल भी कहते हैं इनको, कयाल बोले, अनूप भी बोल देते हैं, अनूप, अलग अलग नामों से नीचे जाके आप इनको कयाल, अनूप, यहाँ पे इसको आप लैगून बोल रहे हो। यानी कि एक ऐसा जलीय क्षेत्र, एक ऐसा जलीय उथला क्षेत्र जो समुद्र के पानी से ही बना हो, लेकिन कुछ कारणों से वो समुद्र से कट गया हो, एक संकरी पट्टी के द्वारा, ठीक है, कट गया हो, यानी कि तटबंध बन गया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैगून झील बोलेंगे, ठीक है। तो ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील, ठीक है। इसी के पास वेरी इंपॉर्टेंट जो चिल्का झील आपकी, ये आपकी पड़ती है कर्नाटक है, उड़ीसा के अंदर, और इसी के पास है, इसी के पास जो आपका क्षेत्र एक बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर पड़ता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, रेड में जो होता है ना, रेड क्लिफ, जो रेड क्लिफ रेखा है किन देशों के बीच में, जो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसी प्रकार से मैकमोहन रेखा पूछी जाती है, मैकमोहन रेखा, जो मैकमोहन रेखा है वो भूटान के पूर्व में प्राकृतिक रूप से बनाई गई रेखा है। वो यहां पर ये दिखाई दे रहा होगा आपका क्षेत्र जहां मेरी उंगली है, भूटान के पूर्व में, ठीक, अरुणाचल के प्रदेश के पास, वहां पर ये रेखा है मैकमोहन रेखा, ठीक है। आपने एक डोरंड रेखा सुनी होगी, डोरंड रेखा, डोरंड रेखा, ये
ये पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी सर्जन डोरन के द्वारा, लेकिन अब ये रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच नहीं है। ये अब जैसे 1947 में भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, दो देशों के रूप में बटा भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो ये जो रेखा है अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य चली गई है। अब ये यहाँ पर हमारे देश के पास नहीं है, ये उन देशों के बीच है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, उसमें बताना भूल गया था मैं आपको कि जो कर्क रेखा है, देखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। भारत को दो समान भागों में बांटती है कर्क रेखा। तो ये दो समान भागों में बांटती है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। देखिए आइए के नाम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है यहाँ पर गुजरात, पहला राज्य गुजरात है। दूसरा राजस्थान, जिसको आप भूल जाते हैं, दूसरा राजस्थान है। तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा राज्य है छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल, छठा। पश्चिम बंगाल के बाद आता है सातवां जो राज्य है त्रिपुरा, और लास्ट जो राज्य है वो आपका त्रिपुरा के बाद उधर मिजोरम। यानी कि इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब इनमें से क्वेश्चन बन सकता है, बनता भी, पूछा भी जा चुका है कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो ये 8 आपको राज्य याद होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। अभी हमने कुछ देशांतर रेखाओं के बारे में बातें की थी और कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में बातें की थी। तो देशांतर रेखाओं में जो समय के बारे में बताती है कि कौन सा समय, यानी कि किस देश का समय किस आधार पर लिया जाता है, उसके बारे में बातें की थी, करनी है हमें, जो कि रह जाता है, एक पॉइंट रह जाता था आपका। तो भारत का जो मानक समय है, जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मीन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड मीन टाइम जिसको बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक जो समय रेखा है वो कितने डिग्री गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरती है। जो मान है 82 डिग्री है। कहाँ से वो गुजरती है? तो वो देखिए खरावड़ा, खरावड़ा गांव है, ये गांव है खरावड़ा, यहाँ से गुजरती है। और जिला कौन सा है? मिर्जापुर। मिर्जापुर जिला किस राज्य में है? यूपी, जिसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है। यूपी में है उत्तर प्रदेश। जिला मिर्जापुर, गांव खरावड़ा से आईएसटी रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री। ठीक है, ये हमारे जो समय है, तो भारत के एक सारे जो समय है इसके ऊपर आधारित है। इसके साथ साथ अब सिर्फ भारत ही नहीं, इसके ऊपर आधारित आपका ये आपका नेपाल, इधर हम बात करें तो श्रीलंका, ये इनका भी जो मानक समय है वो भारत के मानक समय के बिल्कुल समान है। और जो भारत का मानक समय है वो और इंग्लैंड का जो मानक समय है उसके बीच का जो अंतर है 5 घंटे 30 मिनट का है। 5.5 घंटे, यानी कि हम उनसे 5.5 घंटे आगे हैं। क्यों आगे हैं? क्योंकि पृथ्वी
पूर्व की ओर गमन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करती है, इसलिए हम उनसे 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये समय रेखा किस प्रकार से मानते हैं कि किस प्रकार से समय काउंट करते हैं। 1 डिग्री देशांतर जो रेखा है, 1 डिग्री देशांतर रेखा है, वो 4 मिनट के बराबर होती है। 4 मिनट तो 15 डिग्री कितना हो गया, 1 घंटा। ठीक है, 15 डिग्री 1 घंटे के को दर्शाया गया। तो 82 डिग्री, 82 डिग्री आप लगा सकते हैं कि इसके साथ हम 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से आपको निकल कर आएगा कि किस प्रकार से इसको हम समय का अनुपात जो है उसको पता लगा सकते हैं। इस पर देखिए, भारत का जो समय है वो आपका 82.5 डिग्री है, और ग्रीनविच जो रेखा गुजरती है वो आपको पता है कि ग्रीनविच इंग्लैंड में है, पड़ता है तो 0 डिग्री है, तो वहाँ का यहाँ का जो अंतर है वो 82.5 डिग्री है। तो जैसे ही आप इसको 4 से गुणा करोगे तो आपका जो टाइम है, जो टाइम पीरियड है वो आपका निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से इंग्लैंड और भारत के बीच का समय पता चल जाता है कि कितना अंतर है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कितना अंतर है, वो 5.5 घंटे का इन दोनों देशों के बीच का समय का अंतर पूछा जाता है। भारत का समय आगे होता है पीछे होता है, भारत का समय हमेशा आगे रहता है। ठीक है, जो और अगर उधर जापान की बात करें तो भारत से जापान आगे रहेगा समय में, क्योंकि उगते सूर्य का देश वही है। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है उसकी तरफ हम जाते हैं कि 2 देशांत जो जैसे कि हमारी पृथ्वी है, इसके बीच हमारे 0 डिग्री रेखा देशांतर, इसके बाद एक पॉइंट मान लेते हैं रेखा, तो 2 देशांतर यानी कि 0 से 1 देशांतर के बीच या 1 से 2 देशांतर के बीच की जो रेखा का जो अंतर है वो कितना है, तो वो है 111 किलोमीटर, जो कि समान रहता है। यदि हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो उनके बीच का अंतर क्या होता है, ये आपको दिखाई दे रही है देशांतर रेखाएं हैं, तो इनके बीच का जो अंतर होता है, देखिए जो इनका बीच का जो अंतर है, यहाँ पे 0 डिग्री जो आपका 90 डिग्री जो है आपका देशांतर है। ठीक है, 90 डिग्री साउथ में देशांतर है, देशांतर कह रहा हूँ, अक्षांश है 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ, ये आपके अक्षांश है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो रेखा है देशांतर रेखा है, जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो गोलार्धों पर तो इनकी दूरी होती है, 2 रेखाओं के बीच की दूरी 0, यानी सभी रेखाएं यहाँ से स्टार्ट होती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन भूमध्य रेखा पर इनके जो बीच की दूरी होती है सर्वाधिक होती है, वो कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर इनके बीच की दूरी ये होती है। देखिए बच्चों, इस प्रकार से आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो हैं समझ में आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के दौरान आपसे पूछे जा सकते हैं, कहीं भी आपके काम आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।